बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की फ़र्स्ट कंडीशन हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। अब हम उससे ऑनवर्ड मूव करते हैं और उससे अगली कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को डिस्कस करते हैं। हमारे पास दो कंडीशन जो हैं वो किसी भी इक्विलिब्रियम की होती हैं। हम उन कंडीशन के थ्रू ये पता करते हैं कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, और अगर है तो किस शक्ल में है, इन इक्विलिब्रियम की कौन सी किस्म है। फिर इक्विलिब्रियम की एग्ज़ाम के ऊपर भी हम जाएंगे। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इसकी हम डेफिनेशन करते हैं। जैसे हमने फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन की थी कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी विल बी इक्वल टू ज़ीरो, देन इट्स सेड टू बी इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम एंड दैट स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड देन इट्स सेड टू बी फुलफिल द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, और हम उसको फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फुलफिल करने को कह रहे होते हैं। अब सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एक्चुअली में ये लिंक्ड है विद रोटेशनल मोशन, कि अगर बॉडी रोटेट कर रही है उस वक़्त हम फोर्स की बजाय टॉर्क को इम्पोर्टेंस देते हैं। तो हम टॉर्क के लिहाज से इसको एक्सप्लेन करें। इफ़ बॉडी फुलफिल the second condition of equilibrium, then sum of all the torques act on body will be equal to ज़ीरो। तो उस वक़्त बॉडी सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को होल्ड कर रही होगी। अब टॉर्क किसी बॉडी के ऊपर अमल करे तो उसके रिज़ल्ट में तो रोटेशन पैदा होती है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा टॉर्क अमल करें तो उनका रिज़ल्टेंट लिया जाए तो उस वक़्त वो रिज़ल्टेंट ज़ीरो आए तो हम कहेंगे वो बॉडी सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को होल्ड कर रही है। अब इसके अगर मैथमेटिकल फॉर्म देखें मैथमेटिकल फॉर्म, तो हमारा जो रिज़ल्ट आएगा डेट इज समेशन ऑफ ऑल द टॉर्क्स इक्वल टू ज़ीरो होगा। अब टॉर्क्स को जब जमा कर रहे होते हैं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर की तरह ही इसकी एडिशन है। हमारे पास टॉर्क की दो डायरेक्शन जो हैं वो पॉसिबल हैं। वन इज़ क्लॉकवाइज, अनदर वन इज़ एंटी क्लॉकवाइज। तो हम इसको किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं? हम कहते हैं कि अगर आप क्लॉकवाइज टॉर्क ले रहे हैं तो वो पॉजिटिव, और अगर एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो पॉजिटिव, और अगर क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो वो नेगेटिव टॉर्क आएगा। तो इसके साइन कन्वेंशन जो हैं वो हम अगर लिखें, साइन कन्वेंशन
जिस तरह हमने फोर्स की साइन कन्वेंशन लिखी थी इसी तरह इसकी साइन कन्वेंशन आएगी कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क will be taken as positive. Number 2, clockwise torque is taken as नेगेटिव। अब इमेजिन कीजिए कि किसी बॉडी के ऊपर दो टॉर्क इस तरीके से लग रहे हैं, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है 5 न्यूटन मीटर, एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है 5 न्यूटन मीटर। जब आप इनको जमा करेंगे तो +5 एंड -5 विल बी इक्वल टू 0। टॉर्क किसी बॉडी का 0 हो जाना इट डजेंट मीन कि वो बॉडी एट रेस्ट है, वो बॉडी मूव कर रही होगी विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हाँ, ये भी मुमकिन है कि टॉर्क 0 हो और वो बॉडी रेस्ट हालत में हो। इस चीज़ को हम एक्सप्लेन करते हैं तो हम कहते हैं कि उस बॉडी में कोई एंगुलर एक्सलेरेशन नहीं होता जिस बॉडी के ऊपर टॉर्क 0 अमल कर रहा हो, सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स विल बी इक्वल टू 0 हो, तो उसके ऊपर कोई भी एंगुलर एक्सलेरेशन नहीं होगा। नो एंगुलर acceleration if sum of all the torques will be equal to 0। अगर किसी बॉडी पर लगने वाले तमाम टॉर्क्स 0 हैं तो कोई एंगुलर एक्सेलेरेशन नहीं होगा। A body may be at rest or moving with uniform velocity। उस वक़्त बॉडी रेस्ट में भी हो सकती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हो सकती है। बॉडी may be at rest or moving with uniform velocity, और ये वेलोसिटी उसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी। एक्चुअली में जो टॉर्क है ये एंगुलर मोशन के साथ ट्रीट करता है, और इसी तरह अगर हम फोर्स की बात करें तो वो लीनियर मोशन के साथ ट्रीट करती है। तो टॉर्क की जो सेकंड कंडीशन है ये एंगुलर मोशन के बारे में बनाई गई थी। इसी तरह अगर हम कहें कि टॉर्क 0 अमल करे तो एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होता है, और अगर फोर्स 0 अमल करे यानी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फुलफिल हो, फोर्स 0 आ रही हो, उस वक़्त क्या होगा, उस वक़्त लीनियर एक्सेलरेशन 0 होगा। एक्सेलरेशन की बात आप लोगों से करता चलो, एक्सेलरेशन बोलते हैं रेट चेंज इन वेलोसिटी को। अब वेलोसिटी आपकी चेंज नहीं होगी, ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। नंबर 1 कि बॉडी उस वक़्त रेस्ट हालत में होगी, बॉडी मूव ही नहीं कर रही होगी, बॉडी की वेलोसिटी 0 होगी। जब किसी चीज़ की वेलोसिटी 0 होगी तो उसमें चेंज भी 0 ही पॉसिबल है। इस तरह से ये सिर्फ एक हालत नहीं है एक्सेलरेशन 0 होने की, एक और हालत भी है कि हाँ, अगर बॉडी मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बॉडी चलती हुई जा रही, यूनिफॉर्म वेलोसिटी उसने अटेन कर ली, अब वेलोसिटी अपनी चेंज नहीं कर रही वो बॉडी, तो अब भी एक्सेलरेशन 0 हो सकता है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ बॉडी का मूव करना तब भी एक्सेलरेशन 0, रेस्ट में बॉडी का होना तब भी एक्सेलरेशन 0। मैं एक्सेलरेशन पे क्यों फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 होना ही इक्विलिब्रियम है। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होगा तो टॉर्क की वजह से इक्विलिब्रियम आया, टॉर्क का सम 0 है तो इक्विलिब्रियम आ गया, यानी सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फुलफिल हो रही। और अगर लीनियर एक्सेलरेशन 0 है तो उस वक़्त फोर्सेस का सम 0 है तो बॉडी इक्विलिब्रियम में चली गई। लेकिन आगे जाके जब बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाती है तो आगे दो तरह की स्टेट्स उसकी पॉसिबल है। पहली स्टेट कि हाँ, बॉडी इक्विलिब्रियम में है लेकिन साथ ही साथ वो बॉडी रेस्ट में भी है, ठीक है।
हाँ बॉडी इक्विलिब्रियम में है, लेकिन साथ ही साथ वो बॉडी मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ये दो आगे जाके फर्दर उसकी जो है वो स्टेट्स बन जाती हैं। इसको हम बोलते हैं स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी इक्विलिब्रियम तो है लेकिन किस स्टेट का है इक्विलिब्रियम। तो इसकी एक स्टेट बनी रेस्ट हालत में, उसको बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन भी फुलफिल हो और साथ ही साथ बॉडी रेस्ट हालत में हो तो हम उसको बोलते हैं ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, अ बॉडी इज सेड टू बी इक्विलिब्रियम इफ इट इज एट रेस्ट, देन इट्स कॉल्ड द स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अ बॉडी in state of rest and holds the condition of conditions of equilibrium, then it's said to be static equilibrium। तो उस वक्त उसको स्टैटिक इक्विलिब्रियम में कहेंगे। अब इसके अलावा दूसरी होती है कि अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है और कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को होल्ड करती है, तो इक्विलिब्रियम तो है लेकिन उस वक्त हम उस इक्विलिब्रियम को डायनामिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। डायनामिक इक्विलिब्रियम। A body in state of uniform velocity and holds the condition of equilibrium, then it's said to be डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो उस इक्विलिब्रियम की हालत को डायनामिक इक्विलिब्रियम का नाम देंगे। ये दो हालतें डायनामिक और स्टैटिक, स्टैटिक की बात तो वहाँ पे ख़त्म हो जाती है, लेकिन डायनामिक की बात करें तो फर्दर फिर हमें देखना पड़ता है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी लीनियर है या फिर एंगुलर है। और अगर बॉडी यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है तो फिर डायनामिक की फर्दर स्टेट आ जाएगी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, यानी लीनियर मोशन से मूव कर रही है। लीनियर मोशन से अगर बॉडी मूव कर रही है और वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी है लेकिन लीनियर मोशन भी है, तो अब हम कहेंगे डायनामिक की फर्दर स्टेट आ गई, उसको नाम दे देंगे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड फुलफिल, उस वक्त टॉर्क का कोई अमल नहीं होगा जब लीनियर मोशन होगी। फुलफिल द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, उस वक्त पहली कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को फुलफिल कर रही है, तो उस वक्त हम कहेंगे ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम जो है उसमें आ गई है बॉडी। अब बेटे हम इस लिहाज से ही इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो है लेकिन साथ ही साथ वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, तो सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इक्वल टू 0 होगा, यानी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फुलफिल हो रही होगी। तो अगर फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फुलफिल हो रही है और बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो फिर डायनामिक की कौन सी हालत आएगी? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। इफ बॉडी
fulfill first condition of equilibrium and moves with uniform velocity then it's said to be dynamic translational equilibrium. अब यही बॉडी मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, लेकिन रोटेशनल मोशन है और टॉर्क वाली कंडीशन को यानी सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को फुलफिल कर रही है। तो उस वक़्त हम डायनामिक की हालत को, फर्दर हालत को हम कहेंगे ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम के अंदर आ गई। रोटेशनल इक्विलिब्रियम। If body hold the second condition of equilibrium and moves with uniform rotational motion, then it's said to be rotational equilibrium। उस वक़्त हम उसको रोटेशनल इक्विलिब्रियम का नाम देंगे। ये था जी फर्स्ट और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अलग-अलग फुलफिल हों तो उनकी बेस पर हम उनके नाम क्या रखते हैं। लेकिन अगर एक बॉडी दोनों कंडीशन को होल्ड कर लेती है, सेटिस्फाइड कर देती है, उस वक़्त हम उसको कंप्लीट इक्विलिब्रियम का नाम देंगे। कंप्लीट इक्विलिब्रियम। If body holds the both condition of equilibrium, then it's said to be in complete इक्विलिब्रियम। तो उस वक़्त कंप्लीट इक्विलिब्रियम के अंदर कहलाएगी। अब इनकी स्टेट्स के ऊपर अगर हम बात करें तो हम इसका एक मैप बनाएं इक्विलिब्रियम का, तो हमें पता चलता है कि दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, रेस्ट की और मोशन की। अगर तो बॉडी रेस्ट में आती है और इक्विलिब्रियम में, या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो रेस्ट में होगी तो डेट इज कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और मोशन में होगी यूनिफॉर्म मोशन में तो डायनामिक इक्विलिब्रियम। फिर डायनामिक में भी दो चीज़ें हैं कि ट्रांसलेशनल मोशन है
या रोटेशनल है? रोटेशनल है तो फिर इस हिसाब से रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, और ट्रांसलेशनल है तो इस हिसाब से ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। लिब्रियम ये आ गए। और अगर ये भी होल्ड होगी, ये भी हो गई, ये भी हो गई, तो हम उसको कंप्लीट इक्विलिब्रियम का नाम दे देते हैं। एक्चुअली में स्टैटिक इक्विलिब्रियम में दोनों में से कोई एक कंडीशन भी फुलफिल हो सकती है, लेकिन साथ कंडीशन है कि बॉडी रेस्ट हालत में हो। ट्रांसलेशनल में फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम होल्ड करनी चाहिए कि समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इक्वल टू 0 आना चाहिए, जबकि रोटेशनल में समेशन ऑफ ऑल द टॉर्क्स इज इक्वल टू 0 आना चाहिए, और साथ ही साथ बॉडी रोटेट कर रही हो, रेस्ट हालत में ना हो। तो ये इनकी कंडीशंस का एक मैप हमारे सामने बन जाता है। ओके बेटे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।